हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। थोड़ा बड़ा है चैप्टर लेकिन ठीक है, चलो देखो। लैंड सॉइल वाटर आर द रिसोर्सेज विच आर बिलोंग टू अवॉइटिक रिसोर्सेज एंड आर द मोस्ट important resources, whereas natural vegetation and wildlife resources come under biotic resources। देखो, ये अबॉइटिक रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज हम पढ़ चुके थे। तो जो लैंड सॉइल वाटर हैं वो कैसे रिसोर्सेज हैं? वो अवॉइटिक रिसोर्सेज हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, तो ये कैसे हैं? बायोटिक रिसोर्सेज हैं। आइदर बायोटिक और अबायोटिक, बोथ टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर exhaustible in nature, so judicial use of these resources has to be there for enhancing their longevity। होता क्या है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज कह लो या फिर अबायोटिक रिसोर्सेज, दोनों ही रिसोर्सेज जो नेचर है उसमें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इनका जो यूज़ है एक तरीके से जुडिशियल तरीके से, यानी कि एक बैलेंस के तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि उनको एक लंबे टाइम तक के लिए एनहेंस किया जा सके। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड कवर्स अबाउट 30% और टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंड क्या है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और जो टोटल अर्थ है उसके सरफेस का 30% कवर करती है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। यानी कि अगर हम पूरे संसार की 90% जनसंख्या देखेंगे तो वो 30% वाले लैंड एरिया में रहती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड इज इधर स्पेर्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। यानी कि जो 70% लैंड वाला एरिया है, यानी देखो टोटल, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना 30% और 70%। हमने ये समझा कि जो पूरी पृथ्वी है उसका 30% भाग लैंड एरिया का है, ठीक है। अब जो 30% भाग है लैंड एरिया का, हमने उसको 100% मान लिया, तो 100% में से 30% भाग पर तो 90% जनसंख्या रहती है पूरे संसार की, और जो 70% वाला जो भाग बचा उसमें या तो कुछ लोग रहते हैं और अदरवाइज़ वो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं। लैंड इज़ अनइवनली इनहेबिटेटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। जो लैंड है वो वहाँ पर अगर लोग रहते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और कहीं नहीं रहते हैं तो उसके फैक्टर होते हैं। उसके फैक्टर क्या हैं कि भाई उसकी वहाँ की लैंड कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, वाटर है कि नहीं वहाँ पर अवेलेबल, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी है कि नहीं। अगर वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन नहीं होगी तो लोग खेती कैसे करेंगे, है ना। पानी नहीं होगा तो वो जिएंगे कैसे वहाँ पर। या फिर समझ लो जैसे अंटार्कटिका है, तो वहाँ पर इतने टाइम ठंड रहती है पूरे टाइम, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि लोग वहाँ पर रह पाएंगे। Normally, the sparsely populated or uninhabited area are because of rugged topography, steep slopes of mountains, low-lying area to waterlogging, deserted area and thickly forested area। सीधा से इसका मतलब समझो कि नॉर्मली अगर हम ऐसी जगह देखें जहाँ पर अनइनहेबिटेटेड एरिया हैं, यानी कि लोग नहीं रहते हैं, तो उसका रीज़न है कि भाई उनकी टोपोग्राफी ऐसी है, यानी कि उनका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि वहाँ पर रहा नहीं जा सकता। यानी कि बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप वाले, बहुत तेज़ ढाल वाले माउंटेन है वहाँ पर, या फिर पानी वहाँ पर नहीं रुकता है, या बहुत ज़्यादा वैसी घाटियाँ हैं कि वहाँ पर पानी नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाला एरिया है, या फिर थिकली फॉरेस्टेड एरिया है। तो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग निवास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। The densely populated areas of the world have plains, river, valleys, which have suitable land for agriculture। और जो अगर हम बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को देखें संसार के, यानी कि बहुत सघन रूप से लोग वहाँ पर रहते हैं, तो ज़्यादातर आपके मैदानी भाग होंगे, रिवर वैलीज़ होंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर जो ज़मीन होती है वो एक तो समतल होती है, यानी कि कोई भी उबड़ खाबड़ आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, और बहुत ज़्यादा सूटेबल लैंड होती है एग्रीकल्चर के लिए। यानी अगर
आप अपना एरिया देखेंगे तो वहाँ पर दूर दूर तक आपको पहाड़ दिखाई नहीं देंगे, माउंटेन दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर अगर हम रह रहे हैं तो यहाँ की ज़मीन कैसी है, यहाँ की ज़मीन जो खेती है उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिच एंड फर्टाइल लैंड मेक इट सुटेबल फॉर लिविंग एंड अ ह्यूज पॉपुलेशन रिसाइड्स ऑन इट। और जब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, भाई उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर पानी भी अवेलेबल है, सड़क भी आप बना सकते हो, ट्रेन के लिए ट्रैक भी बना सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहना शुरू कर देते हैं। मिनरल richness, वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड गुड टोपोग्राफिकल कंडीशन आर इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वहाँ पर जो मिनरल्स में भी वो जगह रिच हो, यानी कि अच्छे से मिनरल उसमें हो, या फिर वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या सॉइल की उपजाऊ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है उपजाऊ है ना, और जो टोपोग्राफिकल कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन के रहने और ना रहने के लिए। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर डेंस है तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पर, और अगर डेंस पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अब बात आती है लैंड यूज़ की, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।